आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो आतंकवाद के एक बिल्कुल नए और चौंकाने वाले मॉडल को सामने लाती है। ये पड़ताल एक ऐसी घटना पर आधारित है जो सुरक्षा के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। रिपोर्ट की शुरुआत ही इस बहुत ही पावरफुल लाइन से होती है, कोई यही जो फर्क है ना, एक बाप के कलम और बंदूक देने में, यही उस परेशान करने वाली नई घटना के बिल्कुल सेंटर में है जिसे हम आज समझेंगे। तो यहीं से एक नया शब्द सामने आता है, अब्बू जिहाद। ये वो टर्म है जो सिडनी हमले के पूरे एनालिसिस का आधार है और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं सिडनी के उस बीच पर और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था, ये कॉन्सेप्ट असल दुनिया में कैसा दिखता है। तो हुआ ये कि 14 दिसंबर को एक बाप और बेटे ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पब्लिक एरिया है, वहां लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मतलब ये पूरी घटना एक हाई प्रोफाइल पब्लिक जगह पर हुई और यहीं से इस पूरे सिद्धांत ने जन्म लिया। इस हमले का जो स्केल था वो वाकई चौंकाने वाला था। 15 लोगों की जान चली गई और देखिए, मरने वालों में 10 साल के बच्चे से लेकर 87 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। ये बिल्कुल अंधाधुंध हिंसा थी। तो सवाल उठता है कि आखिर इस हमले के पीछे था कौन? रिपोर्ट अब इन्हीं लोगों पर फोकस करती है और यहीं से वो अपने नए टेरर मॉडल की कहानी बनाना शुरू करती है। तो पहले बात करते हैं पिता साजिद अकरम की। देखिए उसकी जर्नी। 1998 में वो लाहौर, पाकिस्तान से स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आता है। 2001 में एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक से शादी के बाद उसे पार्टनर वीजा मिल जाता है। उसी साल 2001 में सिडनी में उसके बेटे नवीद का जन्म होता है और फिर 2001 के बाद वो परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है और एक गन क्लब का मेंबर बनकर 6 बंदूकों का लाइसेंस भी हासिल कर लेता है। मतलब ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अब आते हैं बेटे नवीद अकरम पर। वो 24 साल का था, सिडनी में ही पैदा हुआ और पेशे से एक बेरोजगार राजमिस्त्री था। यहाँ एक ट्विस्ट है। 2019 में उसका नाम इंटेलिजेंस की नज़र में आया था एक ऑस्ट्रेलियाई ISI लीडर इसाक अल मतारी से उसके लिंक्स के चलते। लेकिन उसे कोई बड़ा या तत्काल खतरा नहीं माना गया और इसलिए उस पर कोई एक्टिव निगरानी नहीं रखी जा रही थी। तो आप देखिए, पिता का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ, पर बेटा पहले से ही रडार पर था। तो सवाल ये है कि इस बाप बेटे की जोड़ी ने ये सब किया कैसे? रिपोर्ट इसके लिए एक 4 स्टेप का मॉडल बताती है। ये है अब्बू जिहाद का तरीका। देखिए, पहला स्टेप वैचारिक प्रेरणा, मतलब रेडिकलाइजेशन घर के अंदर ही हो रहा है। दूसरा, घर में ही ट्रेनिंग, पिता अपने कानूनी तौर पर खरीदे गए हथियारों से बेटे को ट्रेन करता है। तीसरा, प्लानिंग भी अंदरूनी, हमले का पूरा प्लान परिवार के अंदर ही बनता है, बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं। और चौथा, जॉइंट एग्जीक्यूशन, बाप और बेटा एक पार्टनर की तरह साथ मिलकर हमले को अंजाम देते हैं। और यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा पॉइंट है कि परिवार खुद ही एक टेरर सेल बन गया। तो इसका असर क्या होता है? रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉडल एक नई और बहुत बड़ी ग्लोबल सिक्योरिटी चुनौती है। रिपोर्ट इनके कामों को आईसिस से भी जोड़ती है। बताया गया है कि इस जोड़ी ने आईसिस के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। उनकी गाड़ी से आईसिस के 2 झंडे मिले और तो और हमले के दौरान एक झंडा कार के बॉनेट पर भी लगा हुआ था। और जैसा हमने देखा, बेटा नवीद तो पहले से ही एक आईसिस लीडर से जुड़ा हुआ था। तो भले ही कोई सीधा ऑपरेशनल लिंक ना हो, पर विचारधारा तो साफ तौर पर जुड़ी हुई थी। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि ये अब्बू जिहाद मॉडल पारंपरिक टेरर सेल से कितना अलग और खतरनाक है। पारंपरिक सेल में भर्ती बाहर से होती है, हथियार नेटवर्क देता है, ट्रेनिंग कैंपों में होती है और इन सब वजहों से पकड़े जाने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन अब्बू जिहाद मॉडल में सब कुछ अंदरूनी है। भर्ती घर में, हथियार कानूनी तौर पे खरीदे हुए, ट्रेनिंग भी घर पर। इसलिए इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और रिपोर्ट की सबसे बड़ी चेतावनी यही है। इसका दावा है कि इस मॉडल को किसी भी देश में, भारत में भी, बहुत आसानी से कॉपी किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो आखिर में रिपोर्ट हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब परिवार का घर ही ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाए तो कोई भी समाज अपने भीतर से ही उठने वाले इस खतरे से खुद को कैसे बचा सकता है।